अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। और आज है जनाब गोइंग टू दुबई, या दुबई जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसका पार्ट 2। मैंने कहा फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे मेरे हस्बैंड की जॉब हुई, कैसे मतलब हमने सारा वो डिसीजन लिया। मोटिवेशनल तो है ही, मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये वाला जो घर है ना, मेरे हस्बैंड की जब दुबई में जॉब हुई थी तो हमारा पुराना जो घर है 8 मरले का वो था, हमने पहले साल ही ले लिया था। लेकिन वो कोई इतनी माशाल्लाह से इतनी भी ज़्यादा हमारी सैलरी नहीं थी कि सिर्फ दुबई जाने से लिया था। वो ऑलरेडी हम कुछ सेविंग कर रहे थे। जो हम रावलपिंडी में मेरे हस्बैंड की इस्लामाबाद में जब जॉब थी तो वहाँ पे रहते हुए। तो बहरहाल अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, हमने ये घर लिया। फिर कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आए, आप लोग शायद जानते हो 2009 में बहुत ज़्यादा मतलब जॉबलेस हुए लोग दुबई में, इन कंट्रीज़ में लोग वापस आए। तो वो एक बड़ी टेंशन शुरू हो गई। हम लोगों ने कहा कि हमने जितनी हमारे पास सेविंग थी हमने वो लगा के वो घर लिया था। तो मतलब एक बहुत ही वो कुछ मंथ जो थे बड़ी मुश्किल से गुजरे, लेकिन अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। बस जहाँ पे अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ हो वो तो आपको मिलना ही है। एक साल फिर मैं और रही वहाँ पे, हम न्यू घर में रहे, उसे सेट वगैरह किया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जनाब हमारा वीज़ा कराया। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक था, उनको ये था कि भैया मेरे पास स्टूडियो फ्लैट भी है तो मैं क्यों ना बच्चों को ना 1 मंथ के लिए छुट्टियों पे बुला लूँ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना हमारा रेजिडेंस वीज़ा करवाया। हालांकि ये था कि विजिट वीज़ा भी था, लेकिन ऑफिस की तरफ से, क्योंकि उन्हें था कि वो अपनी फैमिली को मतलब बुला सकते हैं। तो इन्होंने इस तरह किया कि इतना वो चार्जेस उनके क्या थे, बहरहाल वो भी इतना डिफरेंस नहीं था। तो उन्होंने ना हमारा रेजिडेंस वीज़ा करवा लिया। उसके लिए ये था कि साल में 2 दफ़ा आपको आना होगा। और आई थिंक 1 दफ़ा कि 2 दफ़ा, मुझे करेक्ट कीजिएगा जो मेरी दुबई की व्यूवर्स देख रहे हैं। अब तो मुझे ये भी भूल गया कि आपको रेजिडेंस वीज़ा कंटिन्यू करने के लिए साल में 1 दफ़ा विजिट करना होता है यूएई का, या 2 टाइम्स। ये मुझे कमेंट करके, या 6 मंथ्स के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, तो मैं गई, हम हस्बैंड के पास उस टाइम स्टूडियो फ्लैट था। लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं थी कि भाई माशाल्लाह से बहुत कोई लश लाइफ थी, बहुत कुछ था। लेकिन ये था कि बहुत ही मतलब बचत का पहलू भी रखना होता था। ये भी चीज़ें ज़हन में थी, क्योंकि मेरे अब्बू ना कुवैत में थे और माशाल्लाह उन्होंने यहाँ पे घर लिया जिस साल, उसी साल ना उनकी कुवैत से जंग लग गई थी कुवैत में, तो उन्हें वापस आना पड़ा था। तो मेरे अब्बू हमेशा मतलब जब मेरे हस्बैंड की जॉब लगी तो मुझे ये कहते रहते थे कि बच्चे ये ना इतनी भी रोजी जो है वो पक्की नहीं होती, सेविंग जो है वो सबसे पहले रखनी है। ये किसी टाइम भी जॉब जा सकती है, किसी टाइम भी वापस आ सकती है। तो ऐसे ना हो कि वापस आके ना, फिर वो कहते हैं ना, मिसाल देते थे कि दरख्त से टूटी हुई जो शाख है ना, उसे दोबारा दरख्त बनने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो ये वाली चीज़ें ज़हन में रखना। तो मेरे ज़हन में हर वक्त ये चीज़ होती थी। अच्छा, जब हम दुबई गए तो स्टूडियो फ्लैट था हस्बैंड के पास। तो हमने ना एक अमाउंट रखी होती थी कि हमारी ये सैलरी है तो हमने हर हाल में इतनी सेविंग करनी है। अब इस सैलरी में अच्छा हमने ये इतना एक्सपेंसेस हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे लेके चली। जब मैंने यहाँ से जाना था, हमारी फ्लाइट थी, तो मैं मतलब कि खाने वगैरह काफ़ी घर से यहाँ से बना के लेके गई। उसमें ये भी था कि चलो हमारे पास ना फिरने का ज़रा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जिस तरह मटन है या चिकन मैं फ्राई करके ले गई, मिसाले भून के ले गई। ये बड़ी मतलब ये जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ना दुबई, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिलीज आती थी, तो वो उन सब की ना स्टोरीज मिलती जुलती होती है। दुबई में पहुंची, हमारा था स्टूडियो फ्लैट था, नॉर्मल था। 1 रूम, सामने जिस तरह उसका किचन बना होता है, शेल्फ, और एक वॉशरूम था, क्योंकि हमने 1 मंथ के लिए स्टे करना था। लेकिन यकीन करें, जब मैं 1 माह वहाँ पे रही ना, अब मुझे वहाँ पे क्या क्या आसानियाँ लगी कि पिछले 2 साल से मेरे छोटे बच्चे जो हैं माशाल्लाह तीनों, जिनको अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार भी था, मतलब अकेले रह रह के उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख देख के कर करके मैं इतनी थक गई थी ना कि कभी ऐसे नहीं था हुआ कि मेरे बच्चों को कोई देखने वाला हो तो मैं दिन को मेरे सर में दर्द हो तो मैं ना, ऐसे नहीं था होता कि मैं टैबलेट लेके सो जाऊँ। ऐसा कभी नहीं था हुआ। हाँ, अगर मेरी अम्मी के पास मेरे बच्चे होते थे या अम्मी में आ जाती थी जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी ना, तब वैसे होता था। लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं थी आती। मतलब हमारे घर में कभी, मेरी फैमिली में ऐसा सिस्टम नहीं रहा कि मैं जो हूँ अपने बच्चों को कहीं भेज दूँ या बहन के पास भेज दूँ कि चलो आप 2-3 घंटे वहाँ गुजारो, मेरी तबीयत ख़राब है। बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ, मतलब आज तक ऐसे नहीं हुआ। तो उस टाइम में ना ऐसे था कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मेरी तबीयत जब ख़राब होती थी तो मुझे नासर सुला के बच्चों को लेके चले जाते थे मस्जिद जाना, उनको बाय क्रिकेट मतलब खिलानी। शाम को वो आ जाते थे ऑफिस से, उनका 5-6 ओ क्लॉक आई थिंक टाइमिंग थी, तो 20 मिनट का था ऑफिस। फिर इन्होंने बच्चों को तैयार करना, फिर हमने बाहर मॉल वगैरह जाना। तो वो वाली चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि चले मेरे बच्चों को
कोई और है जो उनको देखता है, ज़ाहिर है उनके फादर थे, उनको अच्छी चीज़ समझानी, उनको अच्छा बताना, उनको गाइड करना। तो मुझे ना एक इस चीज़ की हुई कि नहीं, मेरे बच्चों को ना अपने पापा के साथ रहना चाहिए। मैंने ना अच्छा नासिर को ना मतलब बहुत कहा, मैंने कहा नासिर मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वापस जाने को। अच्छा हमारा घर जो था ना वो शारजा में, वो भी स्कूल एरिया में ही था जहाँ पे स्कूल्स बहुत नज़दीक थे। तो वहाँ से हमने फीसिस का स्ट्रक्चर वगैरह लिया। यहाँ पे भी बच्चे सिटी स्कूल में थे तो अच्छी खासी, मुझे ये था कि मैंने बच्चों को ना ए लेवल ही कराना है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी फीसिस थी। फिर वहाँ से की थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट मैंने उनको कहा कि मैं बच्चों को खुद पढ़ाऊँगी ना सर, मैं किस मतलब बहुत ज़्यादा बचत करूँगी, मैं उन्हीं एक्सपेंसेस में ना हम यहाँ पे कर लेंगे, मैं यहाँ पे जॉब भी करूँगी। और मेरा वो था भी, कोई ऐसे नहीं कि कोई मसला था मतलब हमें फाइनेंशली, लेकिन मक्खी आ गई, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई फाइनेंशियली मसला था, लेकिन मुझे ये था कि भाई ना मैं खुद जॉब भी करूंगी और मैं अपने बच्चों को ना, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि 50% मेरे साइड पे था, मैंने नासिर को 100% श्योरिटी दी कि मैं यहाँ पे मतलब कर लूँगी गुजारा, और 50% उनकी तरफ से था। अच्छा बहरहाल अल्लाह का शुक्र, उस वक्त गर्मियों के रोज़े स्टार्ट हो गए। मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा उस टाइम मदद की, अल्लाह अब्बू को लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने स्कूल से जाके बच्चों के लिविंग सर्टिफिकेट्स बनवाए, उनका मतलब यहाँ से सारा ख़त्म करके वहाँ पे भिजवाया, फिर बच्चों के वहाँ पे एडमिशन्स करवाए। अल्लाह का करना ये हुआ कि फिर हमने बच्चों के पहले एडमिशन्स करवाए, उस पर 2-2.5 माह जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद हुए तो वो लागे हमारा ऑलरेडी रेजिडेंस वीज़ा था, हमने जो रिटर्न टिकट था वो वापस करवाया। अच्छा फिर वहाँ बच्चों के एडमिशन करवाए, फिर हमने जनाब 1 बेडरूम फ्लैट लिया। मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत इस सेंस में मुश्किल था। अच्छा बच्चे मेरे स्कूल जाते थे, वहाँ पे टोटल इंग्लिश स्पीकिंग थी। मैं अब ज़ाहिर है FA पास थी, उसके बाद मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं थी। मैंने जनाब सबसे पहले जितने इंग्लिश लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स थे, जितने सबटाइटल्स के साथ ड्रामे, उनको देखना, बच्चों के साथ टोटल इंग्लिश स्पीकिंग। मतलब अम्मी ने मुझे फ़ोन करना ना तो बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे होते थे या मैं, तो वो अम्मी भी बड़ा उनको अच्छा लगता था या ये वो। मतलब मैंने क्यों स्टार्ट किया ना अपने पे बच्चों पे करना। फिर हम 1 बेडरूम फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे, वहाँ से मैंने जनाब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गलादारी इंस्टीट्यूट से। अल्लाह का शुक्र है मेरी सेकेंड ट्राई में ही वो हो गया था, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। फिर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप मैं खुद करती थी। अच्छा वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं दुबई में, आपको बड़े आराम से मिल जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव जो है ना रेजिडेंस, मतलब आपका घर जो है ना उसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है। खाना पीना पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो जाहिर है महंगा है, बट उतना नहीं है। बच्चों को छोड़ के आती थी, लेकर आती थी। जॉब के लिए मैं लगी रही, जो कि मेरी कहीं नहीं हुई। एट द एंड जो है एक कुछ माह के लिए मैं वो असिस्टेंट टीचर के तौर पे मैंने स्कूल में काम किया। इसके बाद मुझे थोड़ी सी और इस तरह की थी, लेकिन वो ज़ाहिर है कोई ना होने के, मुझे बस ये था कि जब तक मेरे बच्चे स्कूल से घर आते हैं ना उस दौरान कोई काम मिल जाए। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो है वो डे केयर एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे वो थोड़ा बिजनेस टाइप भी था। मतलब अल्लाह का शुक्र है मैंने कुछ अर्न भी करना शुरू कर दिया, और साथ साथ जो है मैं अपने बच्चों को भी छोड़ आना ले आना, मतलब और मुश्किल बहुत होती है वहाँ की लाइफ, लेकिन वो आसान उस तरह से है उन लेडीज़ के लिए। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, जो उन्होंने मुझे कहा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या अगर कुछ फैमिलीज़ या लेडीज़ जो है वो वहाँ पे शिफ्ट होना चाहती हैं, स्पेशली जिनके हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स देंगी। उनके लिए वहाँ से ईजी है, अगर आपने लाइफ में कुछ करना है, आपने जॉब करनी है, तो उससे अच्छी प्लेस कोई नहीं है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छे से आपको जॉब्स मिल जाती हैं। मतलब आप अपने CV कुछ प्रिंट करें, टीचिंग का है तो एक ही एरिया है स्कूल एरिया, वहाँ पे 30, 40, 50 स्कूल्स हैं, वहाँ पे जाके अपने सबमिट करवाएं जो है CVs वगैरह, या मतलब नेट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप वहाँ पे ऑफिस को सर्च करके अपना सबमिट करवाएं, तो जॉब्स वहाँ पे माशाल्लाह इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर तो कोई मसले नहीं। वहाँ पे अगर कोई बंदा कहे कि मैं गया हूँ और मुझे जॉब नहीं मिली तो थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके बाद लेकिन अब अगर कुछ भी नहीं आप करती हैं, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है और आप नहीं कोई जॉब करना चाहती, तो फिर मुझे ऐसे लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो हस्बैंड ने सुबह जाना है, शाम को आना, पूरा दिन अकेले, कोई इतने बड़े घर नहीं होते। मोस्टली मैं फैमिलीज की बात कर रही हूँ, कई लोग विलाज में भी रहते हैं, वो थोड़ा ओपन एरिया हो जाता है, ओपन जगह हो जाती है, चले उनका थोड़ा सा और हिसाब होता है। लेकिन जो फ्लैट सिस्टम होता है, ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत भी कोई हो लाश पाश, तो 2 से 3 बेडरूम्स के फ्लैट्स होते हैं, तो उनका जो लिविंग स्टाइल होता है, अगर वो औरत कुछ करना चाहे ना तो तब उसका गुजारा हो सकता है, वरना अगर बच्चे नहीं है, फिर मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़कियों को देखा जो न्यूली मैरिड जाती थी, 1-2 माह मुश्किल से रह पाती थी। फिर जनाब
बहुत ज़्यादा बोर होना, फिर मॉल्स में ये जा जाके, ज़ाहिर है अब हमारे तो यहाँ पे गए होते हैं कमाने के लिए, कमाना और फिर सेविंग करके फिर उड़ाने की तो नौबत जो है हमारी बड़ी बाद में आती है। तो उस सूरत में जब आप बड़े मतलब ब्रांड्स की और शॉपिंग करते हुए लोगों को देखते हो तो बहुत गंदे वाला कम्प्लेक्स होता है। और फिर जो लोग वहाँ पे रह रहे हो और वो ना कर सकें, वो जब घर आती हैं एक पूरा सा फ्लैट और उसके अंदर एक उनका पूरा सा लिविंग स्टाइल, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा लड़कियों को ना मतलब डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाते हुए देखा। दूसरा, दुबई और यूएई का एक वेदर इस तरह का है कि गर्म बहुत ज़्यादा है। विंटर में जाके मतलब सर्दियां जो हैं वो दिसंबर जनवरी या नवंबर भी गर्मियों में ही गुजरता है। वो 1-2 माह कर ले कि 40 डेज का टोटल टाइम पीरियड होता है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, अदरवाइज टोटली इंडोर एक्टिविटीज़। या लेकिन वो भी उनका बहुत अच्छा सेटअप्स है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, आप एक दिन में एक मॉल भी नहीं टोटल फिर सकते। तो वो जब लोग वो जाके देखती हैं ना, मतलब लेडीज़, वो उसके लिए भी उन्होंने पहले हस्बैंड का वेट करना होता है, पूरे दिन के बाद हस्बैंड आएगा तो वो जाएंगी, तो मतलब वो काफ़ी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि माशाल्लाह से 3 बच्चे थे, मेरे पास क्योंकि माशाल्लाह करने को बहुत कुछ था, तो मेरा टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता था। और इसके बाद ये है कि माशाल्लाह उस दिनों बच्चों को टोटल मैं स्टडीज़ खुद कराती थी। मैंने अपनी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा अच्छा मतलब मेरा होल्ड था, स्पीकिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई क्योंकि मैं काम भी करती थी। और फिर मेरा उमैर जब है उसने 8th किया और जब वो 9th मतलब O लेवल में उसका था, तो हमने उस दौरान उमैर के 8वां स्कूल हमने चेंज करना था। और उस टाइम मैंने उसका नया ब्रिटिश जो है करिकुलम का उसका कॉलेज जो है वो हमने सेलेक्ट किया। लेकिन फिर भी मैं कोई उससे सेटिस्फाई नहीं थी और मुझे ये था कि अब काफ़ी साल हो गया, मतलब मैं खुद ये चाहती थी कि मैं वापस आऊँ, क्योंकि एक 1 बेडरूम 2 बेडरूम के जो लाइफस्टाइल था मैं सख्त उससे तंग आ चुकी थी। मैं आपको लिटरली बताऊंगी मैं वापस क्यों आई थी। मुझे ये था कि हमारा बड़ा घर हो, मुझे ये था कि मुझे हेल्पर चाहिए, मुझे ये था कि मैंने माइंड बना लिया कि अब मैंने जाना है, मैंने सबसे पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है। बल्कि जब मैं दुबई से आई थी मुझे ये था कि मैं सबसे पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूंगी, बच्चों को O लेवल में एडमिशन कराऊंगी और आगे हम इंशाल्लाह कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों को स्टडीज़ के लिए भेजूंगी। जो कि मेरा उस टाइम बिल्कुल चेंज हो गया जब ये कोविड का मसला हुआ। तो उस टाइम मैंने कहा कि नहीं, स्पेशली जब चाइना में कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इस तरह की वीडियोस डाली, उन्हीं दिनों उमैर का मेडिकल का भी हो रहा था और उन्हीं दिनों उमैर ने अपना A लेवल ख़त्म किया था। और उन्हीं दिनों जब ये चाइना से वीडियोस आई तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह इनका यहीं पे नसीब। मैंने कहा मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब तो कोविड है, कभी भी लॉकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम पे एक ऐसा टाइम चल रहा था कि कुछ समझ भी नहीं थी कि आगे आने वाले टाइम में होना क्या है। तो अब मैं इस वीडियो को जनाब यहीं ख़त्म करती हूँ और अब मैं आप लोगों को आई थिंक कि काफ़ी कुछ समझा चुकी होंगी। वो मदर्स जो मुझे कहती हैं कि दुबई में जो है वो कैसी लाइफ है, मतलब अल्लाह का शुक्र है। वो कहें ना, आप अगर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं तो कहीं भी चले जाएं तो आपके लिए अच्छी अच्छी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत मुश्किल है अगर आपके हस्बैंड की पूरी सी सैलरी है तो फिर मुश्किल है थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पे जाके आप जब दूसरों को देखते हो ना तो वो वाली चीज़ हर औरत में फिर ख्वाहिश जो है ना हर चीज़ को लेने की वो जो आती है, उससे थोड़े घर के जो हालात है, अगर आपको उन चीज़ों पे अपने इमोशंस और अपनी एक्सपेक्टेशंस हस्बैंड से जो लगती हैं या अपनी जो ख्वाहिशात डिज़ायर्स है उन पे आपका होल्ड है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आप अकेले ज़िंदगी गुजार सकते हो ईजिली 1-2 बेडरूम के फ्लैट्स में तो तब तो कोई मसला नहीं है। बाकी यह बिजली का कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी है, हर इंसान की लाइफ वहाँ पे अच्छी और कीमती समझी जाती है। आपको ये मसला नहीं है कि अल्लाह ना करे अगर कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाएगा तो अल्लाह ना करे कि आपको हॉस्पिटल नहीं, वहाँ पे लाइफ की थोड़ी सी वो है, कीमत है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी है। बाकी ये है कि बस अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने जिस इंसान को जहाँ पे जितना रिस्क देना हो ना उसने वो देना ही देना है। तो बस ये एक बात है कि जब भी कोई काम करें, जब भी कुछ करना चाहे ना, तो उसमें एक बात ये याद रखें कि कभी भी किसी और इंसान का बुरा चाह के या बुरा करके मत सोचें कि आप अपनी जो ज़िंदगी है वो अच्छी बना सकते हैं। हर वो इंसान जो किसी भी दूसरे की ज़िंदगी को बुरा करके, उसका बुरा चाह के, उसके लिए गड्ढे खोद के ये समझता है ना कि वो जो है वो बच जाएगा, नहीं, शायद अल्लाह ताला की ज़ात पाक उसने वो गड्ढे शायद उसको किसी बुरी चीज़ से बचाने के लिए किया हो। लेकिन जिस इंसान ने जानते बूझते किसी इंसान की ज़िंदगी के आगे गड्ढे खोदते हो ना, वो तो खुद ऐसे गड्ढों में जाके गिरेगा ना जिसे कोई भी इंसान उसे नहीं बचा सकता। तो जो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने का सोचे तो हमेशा
तो हमेशा पॉजिटिव रहकर सोचा करें, दूसरों के बारे में कभी भी बुरा मत सोचा करें, बुरा मत किया करें। अल्लाह ताला की ज़ात पाक से दुआ किया करें, मेहनत किया करें। जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं उनको पूरा करने में मत कोताही किया करें। और अगर जो मेरी फ्रेंड्स आके मुझे कहती है ना आप हम कुछ करना चाहते हैं, तो इसको भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत समझा करें। ये भी रब की बहुत बड़ी नेमत है, ये उसके बहुत बड़े इशारे हैं जो आपको मिल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप इंशाल्लाह मेहनत करती रहेंगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगी। सिर्फ ये है कि अपने काम जो है वो ये दूसरे लोगों की बातों से बंद रखा करें। आई होप कि छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कौन सी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा। और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।